सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिला है। शिबली फराज को एक इंटरिम रिलीफ मिल गया पेशावर हाई कोर्ट से, जिनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया था लोअर कोर्ट से सज़ा होने की बुनियाद के ऊपर। क्या दीगर अरकान भी पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता करेंगे या दीगर हाई कोर्ट से रब्ता करेंगे जो नाअहल हुए हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद? ये इंतहाई अहम है, देखना होगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान ने ये कहा है कि वो बाइकआउट करेंगे ज़िमनी इलेक्शन का, लेकिन बैरिस्टर गौर कह रहे हैं हम पार्लियामान का हिस्सा रहेंगे और ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक़ खान साहब से दोबारा रब्ता करेंगे और उनसे मुशावरत करेंगे हतमी तौर पर, लेकिन हम इस पार्लियामेंट और इस प्रोसेस का हिस्सा रहेंगे, मुशावरत ज़रूर होगी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क को सही वाला खा गई है और बचा कुचा जो होता है वो सियासतदानों के खाते में आता है। एक एक्स पर ट्वीट की उन्होंने, जिसके ज़रिए उन्होंने बताया कि बचा कुचा सियासतदान खाते हैं, असल तो ब्यूरोक्रेसी खा गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पुर्तगाल में जो है वो ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा नंबर शिफ्ट हो गया है, उनकी फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं जिन्होंने पासपोर्ट्स ले लिए हैं पुर्तगाल के और वो वहाँ पर शहरियत रहे हैं। आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने प्रॉपर्टी ले ली है। अब इस बात के ऊपर बड़ा रिएक्शन आया एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से भी। नैब और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी इसकी तरदीद की है कि ऐसी कोई बात है जिस तरह का दावा एक्सपोस्ट में जो है वो ख्वाजा आसिफ ने किया था। अरबों रुपए उन्होंने कहा कि खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगियां गुजारते हैं और इनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। इस बयान को लेकर गुज़िश्ता रात वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जो बात की थी, उनके इस्तीफ़े की खबरें गर्दिश करती रही, लेकिन बाद में अता तारड़ साहब ने इसकी तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका इस्तीफ़ा जो है वो कोई कबूल नहीं हुआ। दूसरी तरफ मोहम्मद मालिक साहब ने एक खबर शेयर की है। उन्होंने कहा है कि दोबारा एक लिस्ट बन गई है, 2000 अरब रुपये की करप्शन हुई है, उसमें मुलव्वस ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान जो हैं, ठेकेदार हैं, उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। फर्स्ट फेज़ में 500 अरब की रिकवरी की जाएगी और इसके ताने बाने भी जो है वो मिलना शुरू हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के, ठेकेदारों के आपस में। उस पर भी एक्शन होने वाला है। तो देखना ये कि इन तमाम बातों में या ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है उनके बयान में किस हद तक जो है वो वज़न है और इस खबर का में कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ बयान की हद तक जो है वो बात हो रही है। इन तमाम मामलों पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब और नईम हैदर पंजोता साहब, लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लोअर कोर्ट से सज़ाएँ और हाई कोर्ट से रिलीफ, आगे यही ट्रेंड चलता आपको दिखाई दे रहा है या फिर ज़िमनी इलेक्शन की नौबत आएगी? जो आपने कहा ना हाई कोर्ट से रिलीफ, अगर वो ओरिजिनल भी हो तो राइट है ना उनका कि लोग नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी सज़ाएँ हुई और फिर हाई कोर्ट में ख़त्म हुई, इमरान खान को भी सज़ाएँ लोअर कोर्ट से हुई, फिर 3 हाई कोर्ट से ख़त्म हो चुकी। तो कानून ने अपना रास्ता तो ज़रूर लेना है, लेकिन अभी तक जो मेरे पास इत्तला है वो तो सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन की हद तक स्टे आ रहे हैं। तो वो तो मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये पीटीआई ले रही है इस वक्त स्टे के इलेक्शन ना हो सकें ज़िमनी, और गवर्नमेंट भी चाहेगी कि फिर सिस्टमाइज़ करके काम करें ना कि इज्तिमाई इलेक्शन ना आ जाए, प्रेशर बनता है। तो अभी बहरहाल उनका राइट तो है ना कि फ़ैसला तो नहीं हुआ हतमी तौर पे कि आप सारी चीज़ें निकाल लें कि अभी अगर एटीसी की अदालत कर रही है सज़ा तो हाई कोर्ट की अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट की है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया, अदालतें अपना किरदार अदा कर रही हैं। मेरा ख्याल है यूँ ही चलेगा। ये नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता फांसी हो रही है, बिल्कुल सज़ाएँ गलत भी हैं, सही भी हैं, जिसमें जैसे फवाद चौधरी ने अपना केस लड़ा और वो पहले मरहले में ही बरी हो गए। तो ये जो पीटीआई की क़यादत ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे सारा केस लड़ने पे रखा हुआ था, ट्विटर पे ऊपर रखा हुआ था, बयानात पे रखा हुआ था, तो इन्हें ओरिजिनली जाके केस लड़ने चाहिए थे। और अब भी जहाँ केस मौजूद हैं, जहाँ पे फ़ैसले अभी आने हैं, उनमें भी इनको फुल टाइम अपने अच्छे वकला करके केस को लड़ना चाहिए। अगर जो लोग पहले सज़ा पा चुके हैं, एक में जैसे उमर अयूब का है कि मुझे सरगोदा से बरी कर दिया गया और फैसलाबाद से सज़ा हो गई, तो इन्हें केस लड़ने चाहिए ताकि अगली कोर्ट्स में इनको फ़ायदा हो। अब ये तो होता है ना कि ठीक है जी, सज़ाएँ 108 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, लेकिन उनको रहना तो वहीं पे है ना जो सिस्टम के अंदर है। तो ये थोड़ी है कि जी अगर एटीसी ने सज़ा दे दी है तो वो हतमी हो गई है। पंजोता साहब ये बताइएगा कि ये जो पेशावर हाई
कोर्ट से रिलीफ मिला है शिबली फराज साहब को, आगे आप लोगों ने सबने पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लेना है और इस रिलीफ की बुनियाद पे क्या उनकी रुकनियत बहाल हो गई है? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। भाई देखिए, बात यह है कि जहाँ रुकनियत की बात है, अगर इस ऑर्डर को देखा जाए तो इस ऑर्डर के तहत जो उस नोटिफिकेशन किया गया था डिस्क्वालिफिकेशन वाला, उसके बाद की तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं उसको रोक दिया गया है। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए अगर हम दोबारा उसके अंदर जा सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर इसके अंदर ऑर्डर दिया जाए कि ये क्या इसका मतलब बनता है। ओके, सो अब क्या इरादा है? बाकी अराकीन भी पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे आपके? देखिए, बाकी अराकीन पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन जहाँ तक बात है बेल की हद तक उन्होंने, क्योंकि वो वहाँ पर रहायशी हैं, वो वहाँ के सूबे के हैं, तो उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, प्रोटेक्टिव बेल भी ली और साथ उन्होंने उसके बाद कार्रवाई को भी जो है वो कलअदम करार देने के लिए जो है सदा की, जिसमें अदालत ने आर्डर फरमाया। बाकी भी बेल ले सकते हैं, हर मुतलका कोर्ट से ले सकते हैं। अगर कोई इस्लामाबाद है तो यहाँ से प्रोटेक्टिव बेल लेकर, लेकिन आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां आपको सजा हो। ये फैसलाबाद की सजा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाकर चैलेंज होगी और वहां जो अपीलें हैं वहां फाइल होंगी। तो वहां से अपीलें फाइल हो के सेंटेंस जो है वो सस्पेंड होती है, उसके बाद कन्विक्शन खत्म होती है, तो फिर आपकी सजा जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया आर्टिकल 63(1)H के तहत डिस्क्वालिफिकेशन की, वो उसके पास इख्तियार नहीं था इस बुनियाद के ऊपर, जिस बुनियाद के ऊपर सजा दी गई, सजा को मद्देनजर रखते हुए उस प्रोसेस को फॉलो किए बगैर, और इस नुक्ते के ऊपर के मॉरल टर्पिट्यूड का मामला है, ये मॉरल टर्पिट्यूड का मामला नहीं है। तो ये क्या मामला है? देखें, जब सजा होती है ना किसी भी शख्स को, अगर उसने पुरअमन एहतजाज किया है और उस बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास इस सजा की बुनियाद के ऊपर कि वो उसने पुरअमन एहतजाज किया है, कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं। मॉरल टर्पिट्यूड यहाँ अखलाकी पस्ती का मामला जिसको रेफर किया है उन्होंने अपने उस डिस्क्वालिफिकेशन वाले लेटर के अंदर, तो ये मॉरल पस्ती का मामला नहीं है। अगर मॉरल पस्ती का मामला होता तो उसके लिए भी स्पीकर जो हैं या चेयरमैन सेनेट जो हैं वो रेफरेंस भेजते हैं और इलेक्शन कमीशन वो 90 दिन का टाइम है उसके पास, 90 दिन के अंदर वो नुक्ता डिसाइड करता है। लेकिन उस दरमियान में उसने नोटिस भी करने होते हैं, लेकिन ना यहाँ नोटिस किए गए, बस यकतरफा कार्रवाई की गई जिसकी इस्तदा जो है पेशावर हाई कोर्ट में भी उस पटिशन के अंदर की गई। तो अदालत ने इनकी इस्तदा को मंजूर करते हुए तमाम तर कार्रवाई को रोक दिया और नेक्स्ट डेट के ऊपर वो अपना जवाब जमा करवाएंगे। राना साहब ये बताएं कि ये इमरान खान की तरफ से ये कहना कि इलेक्शन का बॉयकॉट करें, पार्टी की तरफ से ये कहना कि पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, और बैरिस्टर गौर साहब के हालात तो आपको पता है, वो एक ज़रूरत से ज़्यादा और वज़न से ज़्यादा बात भी नहीं करते। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, ये चीज़ें इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने कल जो ट्वीट किया आपके सामने आ चुका है, इयादा किया इस बात का कि ये उन्हीं का हक़ है जिनको नाअहल किया जा रहा है कि वही इलेक्शन लड़ें, तो ज़रूरत नहीं है हमें इस सिस्टम के अंदर जाने की। तो अभी तक तो ये उनको कायल नहीं कर सके, और यही मसला इमरान खान साहब की 2 साल से जेल में रहने का है कि जब आपको वकला चाहिए होते हैं आप सियासत करने लग जाते हैं, जहाँ सियासत करनी होती है वहाँ वकला आ जाते हैं। तो ओवरऑल PTI का यही मखमसा है जिसमें वो फंसी हुई है, और वो कहते हैं फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ बराह रास्त बयानात भी देते हैं, फिर बिलवास्ता तौर पे राब्ते भी होते हैं। फिर जब कोई सिस्टम बनने लगा था आज से 2 महीने पहले, तो उसको ख़ुद उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो डायरेक्ट बात करूंगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो नाम लेके मुख्तलिफ पुकारते हैं। तो वो अब यही बात ATC में जो लोग आ रहे हैं तो उनको तो समझ है ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब 1985 का इलेक्शन नहीं लड़ा था तो ज़िंदगी उनको रिग्रेट रहा, और पीपल्स पार्टी को भी है कि हमने रास्ता दूसरों को दिया और अपना काम नहीं किया। तो आज ये PTI के सोचने की बात है। तो आपको लगता है कि अगर गैप दिया गया तो मसला होगा, लेकिन इमरान खान तो अपना जहन बनाकर ही कह रहे होंगे कि बाइकआउट करना है इलेक्शंस का, और लेकिन पार्टी इसरार कर रही है। उधर हम देख रहे हैं हमाद अजहर ने जो है वो अपने कागजात अपने वालिद की नशिस्त पे जमा करा दिए हैं, और दूसरी तरफ बॉयकॉट की बातें कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्या पार्टी उनके ग्रिप में नहीं रही, या वो समझ ही नहीं रहे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, जिस तरह पार्टी के दीगर लोग भी कह रहे हैं? अगर फवाद चौधरी की आप बात करें, फवाद चौधरी ने ट्वीट में बड़ा दोबारा बड़े खुले अंदाज में कहा कि ये बुज़दार प्लस फार्मूला जो हम सियासत में भी चला रहे हैं इससे कब बाहर आएंगे। तो ये कन्फ्यूजन है, इंटेंशनल है, क्या है आपके ख्याल में?
नहीं देखें, हमाद अजहर का केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उनके वालिद की डेथ हुई है, उनको किसी अदालत से सज़ा नहीं हुई। इमरान खान का जो ट्वीट है वो सज़ाओं वालों के लिए है कि जो सज़ा हुई है उन लोगों के हल्के हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। और ज़ाहिर है उन तक बात गई तो उन्होंने दोबारा इयादा किया इस बात का पब्लिकली कि मैसेज चला जाए कि आपने बाइकआउट करना है। अब अनलेस कि उनकी तरफ से देखें ना, स्टे भी आ रहे हैं, सेनेट का पंजाब वाला भी इलेक्शन कमीशन ने खुद रोक दिया था, केपी से उन्होंने सेनेट के इलेक्शन को रुकवा लिया है। जहां जमशेद दस्ती का है उनकी सज़ा ATC से नहीं हुई बल्कि इलेक्शन कमीशन से हुई कि जाली डिग्री की थी, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने इलेक्शन की हद तक। अच्छा, आप ये देख लें कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ वहाँ तक रोका गया कि इलेक्शन ना कराएं, वो मौजूद हैं अभी। बाकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ और बात वहाँ पे मखमसे की जो मैं कह रहा था इमरान खान की, इमरान खान इसीलिए तो फंसे में, ग्राउंड रियलिटीज़ अगर कोई समझाए तो उसकी सुनते नहीं, और जहाँ समझ आती है तो उनका ख्याल ये है कि मेरी पब्लिक पॉपुलैरिटी इतनी है कि मैं सब कुछ ज़ेर कर सकता हूँ। तो अभी तक ज़बर नहीं हो सका उनसे कुछ भी, क्योंकि जो चीज़ें वो सोचते हैं उसके उलट होता चला जा रहा है। उनके विंग्स जो दाएँ बाएँ से जो सियासत के बगैर आने थे वो इस वक्त उनको अवेलेबल नहीं है, जो पहली मोहब्बत थी वो अवेलेबल नहीं है, जो मांग रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो अब खान साहब को या तो पार्टी के लीडर्स वकला के ज़रिए लेटर भेज दें, पहले भी भेजा था शाह महमूद कुरैशी ने कि जी बातचीत कर लें, उन्होंने नहीं उसको दरखोरे इतना समझा कि भाई इस पर कोई अमल करना चाहिए। अब अगली बात यह है कि वो क्या 14 अगस्त की डेट दी है उन्होंने, फिर वो अगली कोई डेट देंगे, क्या करेंगे? क्योंकि मोबिलाइजेशन जो मर्जी PTI ने की, सोशल मीडिया पे बेहतरीन रहा काम जो उनका खासा है, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी पे तो लोग नहीं थे ना, लोग मार खा खा के तंग आ चुके हैं। ऊपर से क़यादत जो एक दूसरे के साथ सब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सारे ही कंप्रोमाइज़ हैं, इधर है कोई उधर है। लेकिन इमरान खान ने ना तो ट्रस्ट किया किसी के ऊपर कि वो कह दें कि भाई मेरे मिलने का इंतज़ार ना करें, ये फैसले एक या दो लोग करेंगे, ना वो खान साहब कर रहे हैं। तो PTI इसीलिए इस मुश्किल में है कि अब उनकी देखें, जब अडयाला जेल लोगों ने जाना था तो वो बात ठीक कही ना अता तारण ने कि भाई फिर आप सीधे चले जाते, असेंबली में क्या लेने आते हैं? तो वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि क्या आपकी ख्वाहिश थी कि हम यहीं रहें और अडयाला जेल ना जाना पड़े, क्योंकि फिर वहाँ जाके वो जो पर्चों की कहानी है वो भी फिर उन्हीं के गले पड़ती है। MNAs के जो जाएंगे वहाँ सेनेटर्स के दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो, कोई खुदा न खास्ता वाक़या हो जाए, तो मेरा ख्याल आपके ख्याल में इंटेंशनली पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने पनाह लेने में ज़्यादा आफियत, और जो ग्राउंड के बाहर बैठे हैं वो कुछ और चाह रहे हैं। तो इंटेंशनली पार्लियामेंटेरियंस ने पनाह ली है पार्लियामेंट कि जो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं वो कुछ और चाह रहे हैं। अच्छा, जो बाहर बैठे हैं उसमें सलमान अकरम राजा ज़ाहिर है पहले दिन से फवाद चौधरी के निशाने पे हैं और वो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ वो बोलते हैं। तो ये ब्रेकें भी आई हुई हैं जहाँ पे वकला की सियासत अपनी आ जाती है, वो भी PTI के अंदर एक रसाकशी है। बैरिस्टर गौर देखें, सिंपल सी बात है, बहुत शरीफ आदमी है, सियासी तौर पर कमज़ोर आदमी है। इमरान खान भी उन्हें बाकी जो लीडर्स वकला जाते हैं उनके सामने उन्हें दबा देते हैं गुफ्तगू करते हुए, तो वो फिर वो भी कुछ नहीं कह सकते कि मैं चेयरमैन हूँ तो मैं क्या करूँगा, कि सलमान अकरम राजा और अली ज़फ़र उनके ऊपर छा जाते हैं वहाँ पे जाके कि वो ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। अगर बैरिस्टर गौर कोई प्रपोजल ले जाएँ तो वो उसको एंडोर्स नहीं कर रहे होते। ये चीज़ें हैं जहाँ पर आज PTI खड़ी है और इमरान खान के 2 साल इन्होंने कर लिए, तो सियासी तौर पर सियासी जमात को फैसला करना चाहिए। ओके, अब ये बताइएगा पार्टी में कन्फ्यूजन क्या है? बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा रहेंगे, खान साहब कहते हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमाद अजहर अपने वालिद की नशस्त पे कागजात नामजदगी अपने जमा कराते हैं। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, इमरान खान साहब ने जो ये सारा निज़ाम बनाया गया है, इसके अंदर जो है वो हर हद तक रहकर अपनी पूरी एफर्ट की कोशिश कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। जहाँ तक बात है कि हम इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करें और कहें कि आपने सज़ा भी ठीक दी है, हम वहाँ इलेक्शन को भी तस्लीम करते हैं, हम अपना उम्मीदवार देंगे, तो इस चीज़ को लेजिटिमेट करार देने वाली बात वो समझते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, उनकी तरफ से वाज़ेह हुक्म आ चुका है और हमारे उम्मीदवार वहाँ खड़े नहीं होंगे। अगर इजाज़त भी देंगे दोबारा के खड़े होने हैं तो वो खान साहब देंगे, गौर साहब जाकर बात कर सकते हैं, वो करें और खान साहब उसके अंदर तब्दीली लेकर आते हैं तो खान साहब की तब्दीली जो फैसला होगा वो ही फाइनल होगा। तो ये हमाद अजहर साहब ने जो कागजात जमा करा दिए, इसका क्या है? देखिए, हमाद अजहर साहब ने कागजात आज जमा करवाए हैं, मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने कागजात कब जमा करवाए। कागजात जमा करवाना एक अलग मामला है, क्योंकि अगर कल खान साहब कहते हैं कि हम लड़ेंगे
तो वो मेरा ख्याल में उस तनाजर के अंदर उन्होंने अगर कहीं आज जमा करवाएं, कल करवाएं या किसी टाइम भी करवाएं तो उस बुनियाद पे करवाए होंगे। बाकी जो खान साहब की तरफ से फाइनल अगर उसके अंदर कोई तब्दीली होती है तो वो सामने आपके आ जाएगी। तो आप लोगों के जहन में होता है कि खान साहब ने आज कहा है तो कुछ दिनों बाद फिर तब्दील कर लेंगे, अपना यू टर्न ले लेंगे, कोई स्टेटमेंट चेंज कर लेंगे, तो इसलिए एडवांस में किया? नहीं, देखें, यू टर्न ऐसे नहीं कहते कि वो अपने मौक़िफ़ पर तो आज भी कायम है। वो जो मज़ामत कर रहे हैं, जिस तरह से खड़े हैं, उन्होंने नहीं उसको तब्दील किया। वो आपने 5 अगस्त की कॉल का भी मकसद यही था और 14 अगस्त को भी उन्होंने कहा है, तो वो बिल्कुल जो है उन्होंने गिव अप नहीं किया। जहाँ तक बात है इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की, तो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के अंदर अगर उन्होंने जाकर अपने जो पेपर्स हैं वो सबमिट किए हैं, तो कल पार्टी का कोई फैसला हिकमत अमली के अंदर तब्दीली भी आ सकती है। तो ये ना हो कि हमने कागज़ जमा नहीं करवाए, उस तनाज़र के अंदर उन्होंने जाकर एप्लीकेशन दी होगी। बाकी खान साहब की तरफ से जो हुक्म है वो यही है कि हमने इसके अंदर लड़ना नहीं है। अब उसके अंदर अगर राय मुख्तलिफ आती है, कल मुशावरत के बाद ये होता है फैसला कि ठीक नहीं है, हमें जाना चाहिए, तो तब्दीली हो सकती है, उसमें कोई ऐसी तो बात नहीं है। तो ये क्या मतलब हिकमत अमली होगी आपकी कि कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ज़िमनी इलेक्शन, वो पार्लियामान नहीं जा सकते, जो पार्लियामान में मौजूद हैं वो कह रहे हैं हम पार्लियामान का हिस्सा रहेंगे, और खान साहब कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। तो मतलब कुछ लोगों को महरूम कर रहे हैं आप इस बात से और कुछ लोग मौजूद रहेंगे? नहीं, देखिए, जो लोग इस वक्त असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, इमरान खान साहब का जो फैसला होगा वही हतमी होगा। कुछ लोगों की ज़रूर इसके ऊपर है राय कि हमें इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जो असम्बली का स्पीकर या वहाँ अराकीन के साथ जो किया जा रहा है, स्पीकर साहब अपने अराकीन की तकद्दुस की भी जो है वो हिफाजत नहीं कर पा रहे, कि हमारी कोई तकरीर होती है उसको सेंसर किया जाता है, हमारे MNAs को अंदर ही लॉक कर दिया जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ वाक करने की कोशिश करते हैं तो वहां भी रोका जाता है, और पार्लियामेंट से जाकर MNAs को उठाया तक गया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि हमें इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ तो कोई तकद्दुस ही नहीं है। तो हम जो है वो दोबारा जो है आवाम के अंदर जाएं और दोबारा इलेक्शन के लिए बाकी भी सारे उसके अंदर हिस्सा डालें और वहीं जाकर खड़े हों। तो इसमें बातचीत है किसी हद तक, लेकिन जो मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला अभी तक नहीं हुआ, और वो फैसला अगर होता है और फिर खान साहब के सामने रखा जाता है तो फिर यकीनन उसके ऊपर जो खान साहब का फैसला होगा वही उसके ऊपर अमल किया जाएगा कि क्या करना है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। ये जो ख्वाजा साहब ने बात की है, ब्यूरोक्रेसी पे जो इल्ज़ाम लगाया है, चार्जशीट दी है उन्होंने, इसका क्या बैकग्राउंड है? कोई इस्तीफ़े की खबरें चली, फिर तारड़ साहब ने उसकी तरदीद की, ADCR की गिरफ्तारी, इस किस्म की बातें चल रही थी। ये इस बारे में क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, सच्ची बात है, मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से बात नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने वो जो ट्वीट आया था उसके ऊपर जाके लिखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो या तो वो कह देते कि हाँ मैंने किया रिज़ाइन, अता तारड़ साहब ने पार्टी पोजीशन क्लियर कर दी, लेकिन इसमें भी फिर फवाद चौधरी मौजूद हैं। आपके जहन में होगा कि ADCR की जो बात की थी वो उन्होंने की थी, फवाद चौधरी ने, और उसको लेके जो रिपोर्टर ज़ुबैर अली ख़ान है उन्होंने वही बात आगे बढ़ाई कि उन्होंने तो रिज़ाइन दे दिया कि जी उनको चूँकि अरेस्ट कर लिया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तरदीद कर दी, या तो वो खामोश रहते, फिर तो ये बात बढ़ जाती। जब उन्होंने खुद ही रात को तरदीद कर दी उनको टैग करके, मेरे ख्याल में अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो वो इस हद तक नहीं गया हुआ। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी अरसे से क्रीज से बाहर निकल के चौके छक्के मार रहे हैं। तभी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को वो लंबा डालने वाली बात है कि जी आपने इतनी तनख्वाहें ले ली, वापस करनी चाहिए। उन दोनों ने भी, जवानों ने कमाल किया है, सब कुछ कहने के बावजूद वो पीछे नहीं हटे। फैसला तो कैबिनेट का है, पार्लिमानी अफेयर्स का नोटिफिकेशन है, लेकिन कॉन्सेंट तो है ना कि जब इन्होंने बकाया जात भी ले लिए तो वो कह सकते थे कि जी इसको वजीरों के बराबर कर दे या 2 लाख रुपए ऊपर कर दे उनसे, लेकिन ये तो 4-5 गुना है उनसे भी। लेकिन जब जाहिर है जब सारे इस काम कर रहे हैं तो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट भी पीछे नहीं है, तनख्वाहें तो उन्होंने वसूल कर ली हैं। अब उसके बाद उन्होंने वो पुर्तगाल वाली बात भी की ख्वाजा आसिफ ने, उसके ऊपर भी कहानियाँ शुरू हो गई हैं। बात तो वो दुरुस्त है, लेकिन या तो वो नाम दें, फिर पता चले कि ब्यूरोक्रेट्स जो भी गए हैं क्या उन्होंने गैर कानूनी तौर पे पैसे मुंतकिल किए हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। मज़ा तभी आता है ना, वो आपको और मुझे ना कह दें साफियां का काम है तो जाके लब लो लिस्ट, मैं तो कहता है। तो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है उसे पब्लिक कर दें, ताकि लोग पूछ सकें उन ब्यूरोक्रेट से कि जी आप पैसे कहाँ से लेके गए। क्योंकि जायदाद खरीदना
गैर मुल्क में या शहरियत लेना। पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजिम को इजाज़त लेनी पड़ेगी दोहरी शहरियत के लिए, लेकिन उनके ख़ानदान को ज़रूरत नहीं है। लोग कनाडा में रहते हैं, बच्चे शहरियत ले लेते हैं, बाकी PR ले लेते हैं। लोग ग्रीन कार्ड रखते हैं अमेरिका में जाके, वो शहरियत नहीं लेते, चलाते रहते हैं कि जी मैं तो शहरी नहीं हूँ। तो ये डिफरेंट ममालिक की आप ये कह रहे हैं कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी पास। चाहिए, क्योंकि उसमें कई लोग फेयर मीन्स से गए होंगे, कुछ लोग हो सकता है करप्शन करके गए हों, कुछ हो सकता है सिरे से ही जिन्होंने ऐसा कोई काम ना किया हो। तो आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में होते हुए आइडेंटिफाई करें कि किस दौर में ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा बाहर गए हैं, किसने ज़्यादा कमाया है, आई टोटली एग्री विद यू। और या अगर आपके पास कोई नाम है तो आप वो नाम भी लें। इसी तरह तो होता है फिर सियासतदान इसी बात पे गुस्सा होते हैं कि यार हमें क्यों एक स्वीपिंग स्टेटमेंट पे सबको करप्ट कह दिया जाता है, हम सब तो नहीं। और ये बात दुरुस्त है, सियासतदानों में भी कई उसूल पसंद और ईमानदार बड़े कमिटेड किस्म के आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग लोग हैं। दैट आई एग्री विद यू, आप ठीक कह रहे हैं ये। लेकिन ख्वाजा साहब आपको पता है कि चेज़ा भी लेते हैं थोड़ा सा, और फिर बात भी करते हैं, और फिर साथ मसाला भी देते हैं। लेकिन कोई गड़बड़ क्या है जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट सी नज़र आ रही है, और शायर की मुराद है क्या वैसे आपके ख्याल? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ ना कि वो क्रीज से निकल के खेल रहे हैं। वो बात वही है ख्वाजा आसिफ की और चौधरी निसार अली खान की भी एक सर्द जंग हमेशा से रही पार्टी के अंदर। चौधरी निसार साइड पे हो गए, ये इनको पार्लिमानी लीडर रखा उन्होंने, और इनके पास जो मैं बात कर रहा था कि पूरा इख्तियार था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से जब वो दोनों जेल में थे, तो क्या आप फैसले करें और हम उसको ऑन करेंगे। ये काम इमरान खान साहब असद कैसर के लिए भी नहीं कर सके, उमर अयूब के लिए भी नहीं कर सके, गौहर खान के लिए भी नहीं कर सके, और जो लोग उनकी पार्टी के सीनियर लोग मौजूद हैं, किसी को बाइख्तियार नहीं बनाया, जिसकी वजह से सियासी तौर पे कोई फैसला लेना मुमकिन नहीं होता। और इमरान खान ने उसी काम में बुजदार रखा कि पंजाब उनके अपने कंट्रोल में रहे, कोई भी ऐसा बंदा ना आए। हालांकि वो कोई ठीक तेज़ सियासतदान लगा देते तो शायद वो पंजाब में डिलीवरेंस अच्छी करते, तो उनके लिए इतनी मुश्किल ना होती जो उनको आई है बुजदार की ज़ीरो पॉलिसी से। लेकिन वहाँ पे चूँकि फैमिली का नेम जुड़ गया फराग गोगी के साथ कि जी वो इन्वॉल्व थे, और उन्होंने कहा हुआ था कि जी बस यही रहेगा, और जनरल बाजवा शिकवे भी करते रहे, लोगों से बताते भी रहे कि मुझे एग्री करते थे और बाद में डिसएग्री कर जाते थे और नहीं बदलते थे। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा, ये जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है, आप लोग इत्तफाक करते हैं कि वाकई ब्यूरोक्रेसी लूट के खा गई है मुल्क? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है ना, अगर आप देखें तो एक तरफ यहाँ सियासत के अंदर लोग जो हैं वो आपके सामने हैं, नज़ीरे हैं। कोई 30 साल से, कोई 40 साल से पार्टी, कोई 20 साल से बैठी है। तो जिन्होंने इक़्तिदार के अंदर तमाम तर मामलात सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस रखे कि हमने मालो दौलत बनानी, जदादें बनानी हैं, मुल्क की तो कोई खिदमत नहीं की उन्होंने। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम और रूल ऑफ लॉ हो, और इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, इंसाफ के लिए लड़े। और जहाँ उन्हें जो है वो रास्ते के अंदर उनके लिए जो है वो हर्डल्स पेश की गई और फिर उनको हटा दिया गया। 3-3.5 साल का टाइम था। तो सियासतदान जो है ना, वो भी अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल रहे हैं तो कोई, जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं वो अपना रिकॉर्ड निकाल रहे हैं या अपने लीडरान का निकाल रहे हैं, तो कोई साफ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है उसका भी रोल अगर आप देखें तो एक बंदा इंग्लिश की बुनियाद के ऊपर CSS करके AC बनता है और फिर उसको डाले और वो उसको शशके जो नज़र आते हैं DC, DPO या आगे जाकर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जाकर बनता है, तो वो अवाम से रब्ता उसका मुनक़ता हो जाता है। उसकी भी तवज्जो यही होती है कि मैं एक अलग क्लास हूँ, और उस क्लास को मेंटेन करने के लिए वो हद तक जाता है। पाकिस्तान में आप देख लें ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, इस इलेक्शन के अंदर ही देख लें, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने ख्वाजा आसिफ साहब और उनकी जमात को जिस तरह फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया। तो अब मुझे लग रहा है कि ये पैसों की तकसीम का जो मामला है ना, माले गनीमत वाला, उस पर लड़ाई चल गई है। शायद इनके हिस्से में कम आया है, जो कह रहे हैं कि सियासतदान तो बचा कुचा ही खाते हैं, पैसे तो सारे ये लेकर पुर्तगाल प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं। पुर्तगाल की प्रॉपर्टियों से मुझे एक और भी याद आई बात कि कौन है ऐसा सियासतदान जिसकी जो ये चाहता है कि पुर्तगाल के अंदर जो है वो प्रॉपर्टियाँ खरीदी जाएं, जो एडवांटेज देता है लोगों को, जो लोगों को ऑफर देता है, उसका भी ज़रा आप भी अंदाज़ा लगाएं। मैं तो उस बंदे तक पहुंच गया हूँ, यहाँ नाम नहीं लेता, नेस्की प्रोग्राम के अंदर जिक्र भी कर दूंगा विद एविडेंस। मैं विद एविडेंस आपसे बात करूंगा, आप भी ज़रा सर्च कीजिए कि नहीं, जो वो तो ठीक है, बट नाम तो आप बता सकते हैं ना, एविडेंस तो आप बाद में सबमिट भी करा सकते हैं। आप अंदाजा खुद लगाइए कि जो बंदा ये ऑफर करता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदिए, आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी, आपको वीज़ा मिल जाएगा, वो कौन है बंदा जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करता है? तो मुझे लग रहा है कि ख्वाजा साहब जो है ना, उनकी एक जो तीर है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ है, जहाँ उनको हिस्सा नहीं मिला, और एक तीर मुझे लगता है कि उधर भी है।
तो ये एक पूरी एक है चीज जो कि आने वाले दिनों नहीं के तो अंदर आपके वो सामने किस सूबे से हैं वो जो सियासतदान है? पंजाब से। पंजाब से। और किस पार्टी से? देखें पार्टी मैं बताऊंगा तो फिर पहुंच जाएंगे आप, लेकिन वो ख्वाजा साहब से पूछें कि पुर्तगाल कौन इन्वेस्टमेंट कराता है, पुर्तगाल कौन इन्वेस्टमेंट कराता है। PMLN। ख्वाजा साहब बताए ना कि पुर्तगाल में कौन इन्वेस्टमेंट कराता है, कौन कहते नहीं सर, वो तो कह रहे हैं ना कि लोग पुर्तगाल में इन्वेस्ट करते हैं, आप कह रहे हैं वो सियासतदान भी मुझे पता है कि कौन ऐसा करता है। बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। लाहौर से? देखिए मैं नाम तो नहीं बताऊंगा ना, जिधर से भी है आप जरा चेक कीजिए। मैं नाम नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ लाहौर से हैं। देखें वही बात है ना, ऐसे तो ये तो बात ही है ना कि घर तक पहुंचा दो तो आप तो पहुंच जाएंगे। नहीं मतलब लाहौर तो बहुत बड़ा शहर है, उसमें तो बहुत सियासतदान है। लाहौर से? देखिए जिधर से भी है, लेकिन है बंदा और उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मामला जो है ना ये ब्यूरोक्रेसी का, ये माले गनीमत का मामला है और इसके अंदर ही इनकी। सर अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो चले देखिए आप नाम नहीं बता रहे, OCD मुआहिदा किया था 2016 में PMLN की गवर्नमेंट ने, और उसके तहत 100 से ज़ायद ममालिक में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना वो FBR से शेयर होती है। अगर इतनी बड़ी करप्शन है तो PTI के दौर में आप पौने 4 साल आपकी हुकूमत थी, आप लोग को पकड़ लेते बंदे। देखें कल एक मालिक साहब ने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर वो बात कर रहे हैं कि 2000 अरब रुपए जो है वो उसकी जो है करप्शन जो है, माली बाज़ाब्तियां जो हैं वो सामने। सब वो मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसी कोई लिस्ट देखी जब गवर्नमेंट में थे? देखें हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर तमाम इदारों को इमरान खान साहब ने कहा कि आप आज़ाद हैं, आप मेरे खिलाफ कोई सबूत निकलता है आप कार्रवाई करें। आपके सामने ही है कि जहांगीर तरीन को इसी वजह से साइड पर किया गया, अलीम खान जो है वो इसी वजह से वो साइड पर किए गए कि इमरान खान ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। मुझे ये बताएं, ये जो मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है कि कुछ एक्शन होने वाला है, बड़ी करप्शन जो है वो सामने आ रही है, तो ये क्या है, इस पर आपकी क्या मालूमात है? कोई लिस्ट तैयार हुई है? वैसे इस पर मेरी भी कुछ मालूमात है, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ आप अपना तज्जिया इसके ऊपर दें कि ये होने क्या जा रहा है। देखें मालूमात जिस ने दी है खबर तो उन्हीं की है ना, लेकिन क्या ये पहली दफ़ा आई है? आपको याद है सिंध में डाकू, बड़ी मछलियाँ, कच्चे के लिस्ट हमेशा से तैयार होती है, हमेशा से कही जाती है बस पकड़ लें, ले लें पैसे, हमें तो खुशी होगी कि निकाल लें। सब लोगों को सिंध के सिस्टम का पता है, सब जगह पता होता है कि कौन कैसे काम कर रहा है, लेकिन हाथ डाल के फिर पीछे होना ये भी हमारे सामने है। तो खबर बराए खबर बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत, हमारी स्टेट ये काम कर ले और जिन लोगों ने पैसा बनाया है उनसे लें और पाकिस्तान के ख़जाने में डालें, तो इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा खबर नहीं आई। खबर पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन इस दफ़ा आपको कुछ होता दिखाई दे रहा है? नहीं मैं अभी इस पर नहीं करता बात कि हो या ना हो, लिस्ट तो दें, निकालें ना। जब वही बात ख्वाजा आसिफ वाली बात है कि जी हो रहा है, ये तो काम मैं और आप सारे कर सकते हैं ना बैठ के कि जी ये होना है, या तो ये खबर होना कि जी हाँ मैं 10 दिन बाद सामने आ जानी चाहिए जो है, फिर लिस्टों में नाम सामने आना चाहिए, वो खबर होगी। आसिफ भी दे दें, वो जो शहरियत ले रहे हैं, और मोहम्मद मालिक साहब को भी चाहिए दे दें कि जी ये नाम है जिनके बड़े नाम है, जिनसे 500 अरब रुपया वसूल करना है। थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब। जी आपने गुफ्तगू सुनी, देखना ये कि आने वाले दिनों में इन तमाम डेवलपमेंट्स में जो हुई हैं गुज़िश्ता 2 दिनों में क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात तो सुनते रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर रिकवरी क्या होती है, किस किस को जो है वो काबिल एहतसाब बनाया जाता है, ये एक सवाल है। क्योंकि यहाँ पर छोटे चोर पकड़े जाते हैं लेकिन बड़े चोर निकल जाते हैं। तो करप्शन जिस लेवल की बताई जा रही है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि वो पुर्तगाल शिफ्ट हो गए आधे से ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टीज़, इसका क्या बनेगा? और कुछ अहम डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में 9 मई से मुतालिक जो नाअहलियाँ हुई हैं लोगों को, उनको क्या कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट जाके फिर उनके लिए कोई मसला खड़ा हो जाएगा। आदिल अब्बासी को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।